दोस्तों, आज मैं उन स्टॉक्स का नाम लूंगा जिनके प्राइस में जबरदस्त उछाल आने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। दोस्तों, अब इस समय की वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में भी शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगा। बहुत इंडियंस को लगेगा और यहाँ तो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑन अर्थ है, लिटरली सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन पूरी दुनिया में। तब समझ सकते हो क्या रूप में वैक्सीनेशन होगा, कितने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगेगा। पर दोस्तों, ये अपने श्योर नहीं है कि कौन सी कंपनी वैक्सीन निकालेगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी कुछ कंपनीज का हाई है वैक्सीन निकालने का, और उन कंपनीज के बारे में मैं डिस्कस भी कर चुका हूं अपने एक फार्मा स्टॉक्स के वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। पर ये श्योरिटी जरूर है कि सिरिंजेस तो दरकार पड़ेगा। कोई भी वैक्सीन निकले, और सिरिंजेस जो कंपनीज बनाती हैं वो इंडिया में काफी कम है, बेसी मात्रा में नहीं है। और एक और सबसे बड़ा चीज कि सिरिंजेस मेकर्स भी जो इंडिया में हैं, और जो बड़े बड़े सिरिंज मेकर्स है, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। अब दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया के अगर केवल 60% ऑफ द पॉपुलेशन को इम्यूनाइज किया जाए, यानी वैक्सीन लगाया जाए, तो कम से कम 800 से 1000 करोड़ सिरिंजेस का दरकार पड़ेगा। 800 to 1000 करोड़ सिरिंजेस। इमेजिन कर सकते हैं किस रूप में काम होगा। और केवल यही नहीं, इंडिया को ले ले तो इंडिया के भी अगर से केवल 70% ऑफ द पॉपुलेशन को इम्यूनाइज किया जाए, तो कम से कम 90 करोड़ सिरिंजेस का दरकार पड़ेगा। 90 करोड़ सिरिंजेस, एंड दैट आल्सो फॉर जस्ट वन शॉट ऑफ वैक्सीन। वेल, मोस्ट प्रोबेबली 2 शॉट्स ऑफ वैक्सीन लगेगा, एक शॉट में काम नहीं होगा, यही बात चल रही है। तो अगर 2 शॉट्स ऑफ वैक्सीन लगता है तो 90 into 2 180 करोड़ सिरिंजेस केवल इंडिया को दरकार पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए, वो भी केवल 70% ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट 100%। केवल यही नहीं दोस्तों, 2 शॉट्स ऑफ वैक्सीन तो मोस्ट प्रोबेबली लगेगा ही। अगर बाई चांस 3rd शॉट भी लगाने का दरकार पड़े तो और 90 करोड़, मानिए 270 करोड़ सिरिंजेस का दरकार पड़ेगा। फिर तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो कंपनी सिरिंजेस बना रही है उनका स्टॉक कहां से कहां भागने वाला है। बस इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। अब दोस्तों, HMD यानी हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये कंपनी इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिरिंज इन इंडिया, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। इनफैक्ट इसका 57 करोड़ का प्रोडक्शन कैपेसिटी था इन जून। नाउ दे हैव रैम्प्ड इट अप टू 70 करोड़, और बाय नेक्स्ट क्वार्टर, बेसिकली 2021 का क्वार्टर में, दे विल रैम्प अप टू 100 करोड़ ऑफ सिरिंजेस। दोस्तों, पूरे इंडिया में केवल 20 सिरिंज मैन्युफैक्चरर्स है। और ये HMD भी क्या है ना कि पूरा माल इंडिया को सेल नहीं करेगी, आधा माल यूनिसेफ को देगी और आधा इंडिया को। और दूसरे एक और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर इस्कॉन सर्जिकल जो राजस्थान बेस्ड है, उसको ऑलरेडी 5 करोड़ सिरिंजेस का ऑर्डर मिल चुका है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ अक्टूबर में। इसके अलावा 1.5 साल का और कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सप्लाई 20 करोड़ सिरिंजेस। दोस्तों, आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट से ऑलरेडी इनको ऑर्डर शुरू हो गया मिलना, प्रोसेस हो गया शुरू, और उस बेसिस के ऊपर लोग अपना रॉ मटेरियल्स भी खरीद रहे। जैसे ऑर्डर मिलता है वैसे अपना रॉ मटेरियल्स भी लोग खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग भी क्या कि कॉशियसली करे, मतलब क्या पता गवर्नमेंट को कितना दरकार पड़े, क्या हिसाब से दरकार पड़े। प्रॉब्लम जरूर यहाँ है कि रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डर्स लोग बेसिक मेरे और कंपनीज ऑर्डर दे रहे, तो रॉ मटेरियल जो बना ले उनको वो भी अपना फायदा करे, उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है। तो क्या है कि अभी ये पूरा काइंड ऑफ अ चेंज साइकिल है, पर इवेंचुअली सब कंपनीज को तो फायदा होगा इस लाइन में। बेसिकली फ्रॉम सिरिंज मैन्युफैक्चरर्स टू नीडल मैन्युफैक्चरर्स टू रॉ मटेरियल्स टू रिक्वायर्ड सिरिंजेस, इन सब कंपनीज को फायदा होने वाला है। ऑल दिस एंटायर चेन ऑफ कंपनीज को फायदा होगा। तो दोस्तों, जो कंपनीज है जो इस चेन में जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स, उन सब कंपनीज को फायदा होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इटसेल्फ। और इसके अलावा दोस्तों, ऑल इंडिया सिरिंज एंड नीडल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उसने भी लिखा है यूनियन मिनिस्ट्री को कि वो भी सप्लाई कर देंगे करीबन 35 करोड़ सिरिंजेस। इनफैक्ट दोस्तों, Becton Dickinson and Company, who are the largest supplier of injection devices in US based कंपनी है दोस्तों, इसका भी कहना यह है कि एक्चुअली तो रैंप अप द प्रोडक्शन हैज टू बी वेरी फास्ट, और उतना समय नहीं है। इसलिए देखिए, अपने को जो लग रहा था कि और कंपनीज बैठ जाएंगे और कंपनी भी सप्लाई करेंगे, इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जो ऑलरेडी बना रही है, उनको अपना प्रोडक्शन को रैंप अप करने में काफी समय नहीं है, बहुत कम समय है, इसलिए उनको फटाफट करना पड़ेगा। तो नया कोई कंपनी बैठेगा फिर उसको बनाएगा, उतना टाइम नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो कंपनीज ऑलरेडी सिरिंज मैन्युफैक्चर करिए, वो कंपनीज को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। और दोस्तों, गवर्नमेंट का मुंह से भी क्लियर इंडिकेशन है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन दीज कंपनीज ओनली। तो गवर्नमेंट को तो झक मार के ये सब कंपनी से माल लेना होगा। ऑब्वियसली देयर विल बी अ कैप ऑन द प्राइस, बट स्टिल कंपनीज तो अच्छा खासा प्रॉफिट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर उनको अच्छा प्राइसेस नहीं देगी तो कंपनी का भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना अपना प्रोडक्शन को रैंप अप करने का, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने का। दोस्तों, पहले तो HMD और इस्कॉन सर्जिकल्स, ये बेसिकली हाफ ऑफ द इम्यूनाइजेशन ड्राइव में जितना सिरिंजेस चाहिए होता, ये सप्लाई कर देती गवर्नमेंट को टेंडर्स के थ्रू। वेल दोस्तों, क्योंकि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो चलते आ रहा है बहुत सालों से गवर्नमेंट का, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितने सालों से चला और ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गया, स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गया, तो ये सब चीज का तो हमेशा चलते रहेगा और आगे भी चलेगा, और नए सिरिंजेस का दरकार पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ न्यू वैक्सीन एंड दिस विल बी इन अ मच बिगर स्केल
देन ऑल द अदर वैक्सीनेशन। आधा सिरिंजेस तो टेंडर्स के थ्रू ये दो कंपनीज ले लेती थी और आधा जो माल है वो एक चाइनीज सप्लायर से लेती थी जिसका नाम था वुक्सी मेडिकल अप्लायंसेज। वेल, अब किस हद तक उससे अभी भी लेगी माल और चाइना भी सप्लाई करेगी कि नहीं, पहले वो अपने कंट्री में यूज करेगी सिरिंजेस को, उसके बाद इंडिया में सप्लाई करेगी, तो ये भी रहेगा। एचएमडी है, ये बेसिकली पूरा माल तो इंडिया को देगी नहीं, आधा माल यूनिसेफ को देगी, पहले से क्लियर कर चुकी है। इनफैक्ट दे भी कुछ यूनिसेफ को, ऑलरेडी 10 करोड़ सिरिंजेस ऑलरेडी यूनिसेफ को दे चुकी है और भी आगे देगी। इसलिए ये दो कंपनीज इनफ नहीं रहेगा टू कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस कंपनी का मैं शेयर का नाम आपको बताऊंगा वो कंपनी में अपने को इन्वेस्ट करना है, ये दो कंपनी में नहीं करना है क्योंकि ये दो कंपनी लिस्टेड है नहीं स्टॉक एक्सचेंज में, इसलिए वी कांट इन्वेस्ट इन दिस टू कंपनीज। वी कैन ओनली इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। इसे जो कंपनी का मैं नाम बताने वाला हूँ वो कंपनी में अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनसे दो कंपनी पूर्ति नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट का ऑर्डर, इसलिए तीसरा जो कंपनी है इसको फायदा होने वाला है और इसको फायदा होगा तो अपने को भी फायदा होगा कि ये कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा, इस कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। अब दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सिरिंजेस भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही सिरिंज सब जगह काम आता है। जैसे ये वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए यहाँ बेसिकली ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का दरकार पड़ेगा, नॉट द जनरल डिस्पोजेबल सिरिंजेस, इट विल बी ऑटो डिसेबल सिरिंज, मतलब बेसिकली एक बार लगे ऑटोमेटिकली इट विल बी यूजलेस। इसके अलावा दोस्तों एक सिरिंज होता है विद नीडल स्टिक प्रिवेंशन फीचर, बेसिकली क्लैप्स ऑन द नीडल्स, वो बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं नॉर्थ अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सीडेंटल इंजरीज। और दोस्तों ये जो ऑटो डिसेबल सिरिंजेस है ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा काम आता है, यहाँ बेसिकली इंडिया हुआ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हुआ, चाइना हुआ। और दोस्तों क्या आपको पता है क्यों ऑटो डिसेबल सिरिंजेस यहाँ ज्यादा यूज होता है, स्पेशली लाइक जैसे मैं कहा इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ ज्यादातर इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर अपने ऑटो डिसेबल सिरिंजेस यूज नहीं करे तो सिरिंजेस कैन बी रीयूज्ड, अगर यूज होता है तो उससे देयर इज अ वेरी चांस ऑफ गेटिंग एड्स एंड हेपेटाइटिस। अब आप बोल रहे होंगे दोस्तों कि वो तो यूरोप वगैरह कंट्रीज में भी हो सकता है, वहां पे यूज हो सकता है, वहां यूज इसलिए नहीं होता है, वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, पॉपुलेशन भी कम है, इसलिए दे प्ले मच सेफर देन कंट्रीज लाइक अस जहां पॉपुलेशन मच हायर एंड जहां एड्स और हेपेटाइटिस का बीमारी फैलते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है हर साल। इसलिए ऑल द मोर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी यूज ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस या ऑटो डिसेबल सिरिंजेस। इसलिए डिस्पोजेबल सिरिंजेस भी काफी यूज होते हैं ये सब कंट्रीज में एंड ऑल्सो मिडिल ईस्ट एज वेल। अब दोस्तों सिरिंज मैन्युफैक्चरर्स इंडिया का कहना है कि ऐसा नहीं कि बस गवर्नमेंट बोल दे और हम अपना फटाफट प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, पीपी किट्स की तरह। बेसिकली पीपी किट्स हो गया आपका पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तो पीपी किट्स मैन्युफैक्चरर्स तो फटाफट अपना रैंप अप कर लिए प्रोडक्शन। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सिरिंज मेकिंग के लिए ऑटोमेशन एंड प्रिसिशन चाहिए। अब ऑटोमेशन प्रिसिशन के लिए यहाँ मशीनरी इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, उसके लिए इनको इंपोर्ट करना पड़ता है जापान और यूरोप से, और अब जापान और यूरोप से इंपोर्ट करने के लिए कम से कम 9 महीना लग जाता है और काफी एक्सपेंसिव भी इक्विपमेंट्स। तो उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट को हमसे माल चाहिए तो उनको पहले से एग्रीमेंट्स करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हैज टू बी प्लेस्ड एंड मच इन एडवांस एंड फॉर बिग ऑर्डर्स, क्योंकि कहते हैं कि उससे अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो इंपोर्ट करे मशीनरी उसका कॉस्ट भी निकलना चाहिए। दोस्तों आज के दिन एवरेज सिरिंज का दाम 2 रुपया से भी कम है। कंपनीज कह रहे हैं कि अब 2 रुपया से कम तो नहीं रहेगा, इनफैक्ट 2 रुपये से थोड़ा ऊंचा ही होगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा मशीनरी हम लोग इंपोर्ट करें उसका भी कॉस्ट हम लोग को इसमें से निकालना होगा। तो डेफिनेटली द प्राइस विल बी हाई। ऑब्वियसली उसके अलावा उनको मार्जिन भी बेटर मिलेंगे, दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू एक्सट्रैक्ट हायर मार्जिन बिकॉज ऐसा मौका तो बार बार आता नहीं है लाइफ में और स्पेशली ये सब कंपनीज तो पूरा फायदा उठाएगी। डेफिनेटली ऐसा भी नहीं कि जबरदस्त बढ़ा देगी, बट डेफिनेटली द मार्जिन्स विल बी मच बेटर। दूसरा सिरिंज मेकर्स कहते हैं कि आप गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देते जा रहे आप बड़े कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स भी हो जाएगा, जैसे एक कंपनी के साथ 1.5 साल का एग्रीमेंट हो गया, पर आपका वेयरहाउस में जगह कहाँ है? ऑलरेडी जो आपका जनरल इम्यूनाइजेशन ड्राइव चलता है उसके लिए जो सिरिंजेस चाहिए होता है उसका तो सिरिंजेस अभी तक आपका वेयरहाउस में पड़ा हुआ है क्योंकि वही ढंग से हुआ नहीं, तब बाकी आपके पास जगह का स्टोर करने के लिए, बाकी आप मुझसे लेते जा रहे हो, फिर आप बोलेंगे भाई जगह नहीं मेरे पास स्टोर करने के लिए, अभी रुक जाइए। तो हम तो रिस्क में जाने वाले हैं नहीं, हमको तो श्योरिटी चाहिए कि आपका कोई भी प्रॉब्लम, आपका वेयरहाउसिंग का कुछ भी हो, आपको हमसे माल लेना पड़ेगा, आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जनरल इम्यूनाइजेशन ड्राइव जो गवर्नमेंट करती है हर साल उसका केवल 50% तक की अभी कर पाई है और 50% तो बाकी है, इसलिए वेयरहाउस में पूरा स्टॉक्स लोडेड है। पर ये जरूर बात है कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस प्रेजेंट वायरस इज द प्रायोरिटी, वो तो चलते रहेगा, अपना हो सकता है थोड़ा पोस्टपोन में जो थोड़ा बैक बर्नर में चले जाए, पर ये तो बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्रिटिकल स्पेशली नेशंस इकोनॉमी के लिए। आज ऑलरेडी नेशंस इकोनॉमी हैज बीन अफेक्टेड सीवियरली, अपने को पता नहीं क्या लग रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ते जा रहे हैं, पर ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी है कि बहुत से बिजनेसेस बंद हो रहे हैं एंड बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इसलिए ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन विच स्टॉक्स वी शुड बी इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट गिरेगा तो बहुत से कंपनी जबरदस्त गिरेंगे भी, पर वो कंपनीज के प्राइसेस कम गिरेंगे या उन कंपनी के प्राइसेस स्टिल बढ़ते रहेगा जिन कंपनीज में अभी भी काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, और स्पेशली अगर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हाई है तो कंपनी का प्राइसेस तो गिरने का सवाल ही नहीं होता है और बढ़ते रहेगा, और गिरेगा भी तो थोड़ा गिरेगा और बढ़ेगा तो बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। वेल दोस्तों एचएमडी और इस्कॉन लॉजिस्टिक्स का तो काफी फायदा होने वाला है,
पर हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते उस कंपनी में, पर जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस कंपनी का अगर फायदा होता है तो हमें भी अच्छा खासा फायदा होगा। उस कंपनी का नाम है पॉली मेडिक्योर लिमिटेड। और दोस्तों इस कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपनिंग यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 22% ओवर द इयर्स, व्हिच इज वेरी गुड। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो इज आल्सो पॉजिटिव ओवर द इयर्स, व्हिच इज फैंटास्टिक। बहुत कम कंपनीज का दोनों पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका डेट इक्विटी रेशियो इज 0.5, तो दैट इज आल्सो कमेंडेबल, एकदम कंट्रोल में है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट कवरेज आल्सो प्रीटी हाई, तो नो इशू विद दैट एज वेल। और दोस्तों इसका अगर आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट हैज बीन 23% ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स, और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 20%, व्हिच इज फैंटास्टिक फिगर्स, अमेजिंग फिगर्स। आरओसी इतना हाई बहुत कम कंपनीज का होता है। इनफैक्ट दोस्तों इसका रिसीवेबल डेज इज आल्सो जस्ट 2 months। तो दोस्तों ये कंपनी कई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, और बिसाइड्स सिरिंजेस इट आल्सो मैन्युफैक्चर्स आईवी कैन्युला, ब्लड बैग्स, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स and infusion and transfusion sets। दोस्तों इस कंपनी का एक्सपोर्ट इज वेरी गुड। इनफैक्ट 2/3 ऑफ इट्स रेवेन्यू इज एक्चुअली सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट्स टू मोर देन 100 कंट्रीज। इनफैक्ट इजिप्ट में भी एक कंपनी के साथ इसका जॉइंट वेंचर है, और हाल ही में एक इटालियन कंपनी को भी उन्होंने खरीद लिया है जो बेसिकली बनाती है कैंसर रिलेटेड डिवाइसेस। और दोस्तों इस कंपनी के रेवेन्यू को और जबरदस्त बूस्ट मिला ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस रिलेटेड प्रोडक्ट्स सच एज स्टेरिलाइज्ड वीटीएम टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स एंड फेस प्रोटेक्टिव शील्ड। तो दोस्तों ऑलरेडी वायरस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी कंपनी, और सिरिंजेस जब गवर्नमेंट लेना शुरू करेगी इससे, तो और जबरदस्त इनका रेवेन्यू को बूस्ट मिलेगा। वेल दोस्तों यहाँ मैं एक्चुअली वायरस का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब में अलाउड नहीं रहा वायरस का नाम लेने से बहुत बार क्या होता है यूट्यूब वीडियोस बैन कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही नहीं, ये कंपनी पीएलआई स्कीम का भी फायदा उठाने का कोशिश कर रही है। पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, मतलब बेसिकली जितना बड़ा कंपनी जो है उसका इंक्रीमेंटल सेल्स होगा, इंक्रीमेंटल इन द प्रोडक्शन होगा, तो उसको गवर्नमेंट फायदा देगी, उसको गवर्नमेंट बेसिकली इंसेंटिव्स देगी, जिससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल कम डाउन और कंपनी को वो एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो करीबन 3,000 करोड़ गवर्नमेंट हैज एक्चुअली अलॉटेड to all the manufacturers of medical devices, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही कि मेडिकल डिवाइसेस का प्रोडक्शन कंटिन्यू इंक्रीज होते रहे, क्योंकि आज के दिन भी 80% ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एक्चुअली इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। इंडिया में केवल 20% प्रोडक्शन है मेडिकल डिवाइसेस का, इट्स सो लो। इसलिए गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली ले रही है, और जिनसी कंपनी मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में है, तो यहाँ भी लॉन्ग टर्म में भी कंपनी का अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। इनफैक्ट दोस्तों इस कंपनी का इंसुलिन सिरिंज काफी यूज होता है वैक्सीनेशंस में, और ये कंपनी ऑफर करी है गवर्नमेंट को द सिरिंजेस व्हिच कैन बी यूज्ड इन वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस वायरस। तो दोस्तों दिस कंपनी इज नॉट अ प्योर सिरिंज मैन्युफैक्चरर जैसे और दो कंपनीज के मैंने कहा था, पर इससे फायदा भी एक तरह से ये है कि कंपनी इज नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन वन प्रोडक्ट। इनफैक्ट इसका आईवी कैनुला वो बेसिकली 29% ऑफ द सेल्स को कंट्रीब्यूट करती है, और इसके बाकी भी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने कहा। इनफैक्ट 400 करोड़ रेज करने का प्लान है, जिसमें अराउंड 150 से 200 करोड़ वो यूज करेंगे टू टेक एडवांटेज ऑफ द पीएलआई स्कीम। और दोस्तों अब ये न्यू डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करिए। अब क्या ना गवर्नमेंट पूरा 100% एफडीए अलाउ कर दी इस सेक्टर में, तो उससे क्या हो गया कि अब ये जो सेक्टर है वो रेगुलेट हो गया और ढंग से रन करेगी, और जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज है उनको ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट आत्मनिर्भर का बात करिए और चाह रही कि मेडिकल डिवाइसेस टोटली यहाँ प्रोडक्शन हो, तो आप समझ लीजिए 80% जो इंपोर्ट होता था वो अगर यहाँ प्रोड्यूस होने लगे तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। इनफैक्ट और नए प्लेयर्स भी आएंगे डेफिनेटली। इनफैक्ट कोई नया फैक्ट्री बैठाने चाहता हो, कोई नया काम करने चाहता हो, तो दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर। मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है, और नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में अच्छा खासा काम हो सकता है इसमें। और दोस्तों रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये है कि दोस्तों इसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज प्लास्टिक, और प्लास्टिक का जो रेट्स है वो डिपेंडेंट है ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब क्रूड ऑयल प्राइस का अगर प्राइस काफी इंक्रीज हो जाता है देन द प्लास्टिक रेट्स विल गो राइज, और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट विल बी अफेक्टेड। और सेकंड रिस्क ये है कि दोस्तों सिंस इसका 2/3 ऑफ इट्स सेल्स एक्चुअली कम्स फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट्स, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में फर्क आता है तो वहाँ अगेन द प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी अफेक्टेड। और दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज है 15,000 यानी 15,000, और बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे के ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में कॉल करके जान सकते हैं। और दोस्तों अगला कंपनी भी जो बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी सेक्टर को बिलोंग करती है वो है एल्बर्ट डेविड लिमिटेड, और इसका भी ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 10% इन द लास्ट ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स, और इसका सीएफओ हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव, व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड साइन।
और दोस्तों सोने पे सुहागा, इट्स अ डेट फ्री कंपनी और इसका रिसीवेबल डेज इज ऑल्सो जस्ट 1 मंथ। इनफैक्ट दोस्तों इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो दैट इज अराउंड 10% एंड आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो अराउंड 10% ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। दोस्तों इस फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज एक्चुअली सेट अप इन कोलकाता टू मेक बेसिकली फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस सच एज पेरेंटल ड्रग्स, टैबलेट्स एंड सिरप्स। इसके बाद 1981 में इन्होंने एक और यूनिट बैठाया गाजियाबाद में जो उत्तर प्रदेश में है टू मैन्युफैक्चर इंट्रावेनस फ्लूइड्स इन ग्लास बॉटल्स एंड इन पॉलिथीन बॉटल्स बेस्ड ऑन फॉर्म फिल सील टेक्नोलॉजी। इसके बाद कैपेसिटी और इंक्रीज किया और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए जैसे आपके कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, देन ऑप्थेमोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। दोस्तों इस कंपनी का प्लेसेंटल बेस्ड फॉर्मुलेशन बेसिकली प्लेसेंट्रेक्स इज द ओनली ह्यूमन प्लेसेंटा बेस्ड प्रोडक्ट इन द कंट्री डेवलप्ड थ्रू इंडिजिनियस रिसर्च, यानी कि बहुत कम पैसे में फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट इन्होंने बनाया। दोस्तों इंडिया में 3000 फार्मा कंपनीज विद वेरी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और इसके अलावा दोस्तों 15,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है छोटे छोटे बहुत अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब यहाँ के 15,000 यूनिट्स में मैक्सिमम तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करती है और केवल 300 से 400 यूनिट ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करती है, बोथ टू द मीडियम एंड द लार्ज स्केल फार्मा कंपनीज। और यहाँ भी कहना कि 70% एक्चुअली बिलोंग्स टू द जेनरिक फॉर्मेशन इंडस्ट्री, क्योंकि जेनरिक फॉर्मेशन से एक्चुअली सबसे ज्यादा कमाई होता है और वही ज्यादा यूएस में एक्सपोर्ट होता है। और सिंस इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पेटेंट एक्सपायरी और अभी पेटेंट्स काफी एक्सपायर हो रहे हैं इसलिए काफी कंपनीज इसमें ज्यादा ध्यान दे रही है। और अब दोस्तों रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज को अफेक्ट करती है इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज एक्चुअली अ बैन ऑन 344 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस इन 2016 और उसके बाद एक बार रिविजन इन ड्रग प्राइस कंट्रोल भी हुआ था 2013 को, जिससे काफी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल में आ गया था। तो क्या कि कैप हो गया था ऑन द प्राइसेस ऑफ द ड्रग्स, इसलिए कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स पे सीवियरली अफेक्टेड। और दोस्तों इसका जो एक मेन प्रोडक्ट है प्लेसेंटेक्स दैट वाज एक्चुअली बैंड इन 2011। ऑल द प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट बेस्ड ड्रग्स वर एक्चुअली बैंड। एनीवे बाद में वो लिफ्ट हो गया था बैन, बट एक बार तो इनिशियली तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन्स काफी सीवियरली अफेक्ट हुआ बिकॉज का जो मेन प्रोडक्ट अगर कंपनी का बैन हो जाता है तो डेफिनेटली एनी कंपनी विल एक्चुअली गेट सीवियरली अफेक्टेड। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।